So it is a ground to ground projection and the topic is projectile motion, right? So I will start from the range of the projectile. So हमने projectile को किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ये उसको हमने किसी u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और हमने निकाला रेंज। तो हमें इसकी रेंज ये मिली कि ये इसका रेंज आ गया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, सो ये था इसका रेंज। और r के लिए हमने निकाला r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये हमने रेंज कैलकुलेट की थी, r स्क्वायर सॉरी r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब हमें ये निकालना है कि ये r मैक्सिमम कब होगा। देखो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा दूर तक किसी चीज को थ्रो कर पाए। हमारा टारगेट कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, उसमें हमारा टारगेट ये है कि हम लार्जेस्ट डिस्टेंस पे थ्रो कर पाए। सो रेंज को मैक्सिमम रखना है। इवन जब हम कोई बम फेंकते हैं, कोई गोला फेंकते हैं, कोई बुलेट फायर करते हैं, तो वहां पे भी हमारा टारगेट ये होता है कि हम दुश्मन के मैक्सिमम एरिया को कवर कर पाए। सो दैट्स व्हाई द रेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड इट इज यूज्ड इन डिफेंस वेपन्स। मिसाइल का जब हम फायरिंग करते हैं तो मिसाइल भी ऐसे ही फायर होती है, ऐसे ही प्रोजेक्ट करते हैं उसको। मिसाइल पहले मैक्सिमम हाइट पे जाएगी एंड देन इट विल एंटर इनटू द एनिमी एरिया। बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट भी ऐसे ही काम करती है, राइट? सो कोई स्पोर्ट्स पर्सन किसी चीज को बॉल को फायर कर, बॉल को फेंकता है, जेवलिन थ्रो करता है, डिस्कस थ्रो करता है, तो सारा जो मामला है वो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज का है। सो अगर लेफ्ट साइड को मैक्सिमम होना है तो राइट साइड में क्या चीज मैक्सिमम होगी? राइट साइड के अंदर जी तो देखो कांस्टेंट है, यू ऑलरेडी हमने फिक्स किया है कि भाई इतनी स्पीड से फेंकना है। अब मामला अटका पड़ा है इस साइन 2 थीटा पे, राइट? ये साइन 2 थीटा के ऊपर मामला अटका पड़ा है। तो ये साइन 2 थीटा डिसाइड करेगा कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। तो बच्चों यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि अगर रेंज को मैक्सिमम होना है सो इट मींस साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, राइट? भाई लेफ्ट साइड को मैक्सिमम करना है तो राइट साइड में साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ये भी हमें पता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। साइन ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, राइट? मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। तो अब यहाँ पे साइन कितने 1 होता है? साइन 90 1 होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, राइट? तो यहाँ पे हम साइन साइन को कैंसिल करेंगे। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90। सो थीटा कितना आ गया? 90 अपॉन 2, सो इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा वो 45 डिग्री का होना जरूरी है। इस एंगल पे अगर फायरिंग की जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया जा सकता है। इन दैट केस रेंज बिकम मैक्सिमम, राइट? सो ये तो हमने फाइंड आउट किया रेंज मैक्सिमम के लिए। तो आर मैक्स को कैसे लिखेंगे अब? तो आर मैक्स मैक्सिमम रेंज, अब साइन 2 थीटा की जगह तो हमने लिख दिया 1, तो बचा क्या हमारे पास? यू स्क्वायर अपॉन जी, राइट? तो जो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है वो ये फार्मूला है। एग्जाम में कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, मैक्सिमम रेंज के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। ये तो रेंज का फार्मूला है, बट अगर रेंज को मैक्सिमम करना है तो फिर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। मिनिमम की जरूरत नहीं है ना, रेंज मिनिमम क्यों निकालेंगे? रेंज मिनिमम को मतलब अपने बम अपने पैर के पास थोड़ा ना गिराएंगे,
ठीक है, कोई जेवलिन थ्रो करेंगे तो अपने अंगूठे के ऊपर थोड़ा ना फेंकेंगे उसको, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिनिमम रेंज, यहाँ तो मैक्सिमम रेंज की बात होगी। ठीक है ना, जैसे आप एग्जाम देते हो तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हो ना, ये तो नहीं बात करोगे ना कि बस सिर्फ हमें मिनिमम मार्क्स चाहिए 33% पास होने के लिए, ऐसे तो कोई भी नहीं करता ना बात, है ना। सबका टारगेट क्या होता है, सबका टारगेट यही है ना, कि मैक्सिमम हो। वैसे भी जब भी किसी भी चीज की बात होती है तो मैक्सिमा की बात होती है ना, ठीक है ना। सो अब इसमें हम लेके चलते हैं कुछ स्पेशल केस, वेरी इंटरेस्टिंग केस को लेके चलते हैं, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, रेंज मैक्सिमम की स्पेशल केसेस हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन है पहले मेरे पास, यहां पे एक मंकी है, यहां पे एक मंकी है, ये एक मंकी है, इस मंकी के पास ये फुटबॉल पड़ी है, उसके सामने एक फुटबॉल पड़ी है, तो मंकी ने इस फुटबॉल को किक किया और किक करने का जो एंगल था वो था 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे मंकी ने इसको किक किया। तो हमें पता है कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ये ऐसे फाइनली आके जमीन पे हिट करेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसका कोई रेंज होगा आर, राइट, इसकी कोई रेंज होगी आर। एक दूसरा मंकी भी है, मंकी 2, ये मंकी 1 ले लो, एक दूसरा मंकी है, सेम बॉल उसने किक किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमें पता है कि इस केस के अंदर भी फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और वो कुछ रेंज के साथ कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कोई रेंज करेगी आर डैश। अब हमें बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर डैश, रिलेशन बिटवीन आर एंड आर डैश, दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्या दोनों मंकी 1 एंड मंकी 2 दोनों बॉल को सेम रेंज पे फेंकेंगे, क्योंकि एक 30 से फेंका गया है, एक 60 से, सॉरी ये 60 है, एक 60 से फेंका गया है, एक 30 से फेंका गया है, तो क्या दोनों सेम रेंज करेंगे या एक की रेंज ज्यादा होगी या एक की रेंज कम होगी, व्हाट डू यू से, क्या होना चाहिए बच्चों, ये वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, क्या होना चाहिए जल्दी बताओ, मंकी 1 या मंकी 2 कौन जीतेगा, मंकी 1। सो चलो देखते हैं कौन जीतेगा। तो इसके लिए हम पहले फिजिक्स की हेल्प लेते हैं, बिना फिजिक्स के कोई भी जजमेंट करना गलत होगा, ठीक है। सो अब देखते हैं, इसी फार्मूले को हम टारगेट रख के चलेंगे, इसी फार्मूले को टारगेट रख के चलेंगे। सो हम इसमें लेके चलेंगे कि अगर हमारे पास एंगल थीटा है या फिर हमारे पास एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है। सो एक एंगल तो ये हो गया थीटा, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और दूसरा मैं लेके चलता हूं थीटा की जगह, थीटा की जगह लेके चलता हूं मैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो देखो, तो आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा, ये तो सिर्फ साइन 2, ये सिर्फ थीटा था, ये हो गया साइन 2 90 माइनस थीटा, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा, राइट। सो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, सेम वही चीज आ जाएगी पहले वाले, साइन 2 थीटा अपॉन सेम आ गया अपॉन ये जी, तो रेंज वही आ गई, चाहे तो हम
चाहे तो हम थीटा पे प्रोजेक्ट करें या हम 90 माइनस थीटा। अब यहां देखो, यहां थीटा पे प्रोजेक्ट किया है ना, ये थीटा यहाँ पे कितने 30, और ये कितने पे किया 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। तो रेंज दोनों केस में क्या रही है, सेम। सो रेंज सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा डायग्राम हम करेंगे कि ये अगर ये 30 डिग्री है और ये अगर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो दोनों के केस के अंदर रेंज क्या होगी, दोनों के केस में रेंज सेम होगी। फर्क किस चीज का रहेगा, फर्क किस चीज का रहेगा, हाइट का। 30 डिग्री पे हाइट कम होगी, h1 होगी, और 60 पे हाइट ज्यादा होगी, h2 होगी, राइट। तो हाइट का फर्क होगा, रेंज का फर्क नहीं है, ठीक है। चलो ये तो केस हमने किया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का, ये हमने यहां से समझा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो कई बार फुटबॉल चेस्ट पे लगती है जाके, है ना, चेस्ट पे लगती है। तो अगर वो फुटबॉल चेस्ट पे लगती है और उसके बाद वो बाउंस बैक होती है लाइक ए प्रोजेक्टाइल, तो अब अगर हम चाहते हैं कि वो बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, तो कितने एंगल पे, चेस्ट से कितने एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया जाए। क्या उस केस के अंदर भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज हो। सो अगर हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं, ग्राउंड से चलते हैं, तो मैंने बताया कि मैक्सिमम रेंज तब होगी जब थीटा इज इक्वल टू 45 होगा। बट अगर हम चेस्ट से, मींस कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ये उसकी हाइट है और ये अपनी चेस्ट से उस बॉल को हिट करता है, सो सेम जो मैक्सिमम रेंज आई है उसके पास 45 वाली, उससे भी ज्यादा रेंज, मींस उससे भी ज्यादा वो जाएगी, उससे भी आगे वो जाएगा। अगर शेफाली, आज शेफाली यू आर नॉट इन स्कूल टुडे, शेफाली मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके, सो यहाँ पे जो एंगल ये बनेगा, ये थीटा जो एंगल बनेगा, ये थीटा लेस देन 45 होना चाहिए, राइट। 45 तब होना चाहिए जब ग्राउंड से प्रोजेक्ट हो, यहां से। बट अगर किसी हाइट से प्रोजेक्ट हो तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल लेस देन थीटा होना चाहिए, राइट। सो अब एक और इंटरेस्टिंग केस है, इसमें किसी को डाउट? कर दो इसको रब। ओके, सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक ट्री है, ये एक पेड़ है, और यहाँ पे एक मंकी बैठा हुआ है, पेड़ के यहाँ ये मंकी बैठा लटका हुआ है, राइट। और यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ये पायल खड़ी है गन लेके, ये पायल के पास एक गन है, ये गन है, ठीक है। अब मंकी को फायर करना है, मंकी को फायर करना है। सो मंकी को फायर करना है। अब मंकी अपने आप को बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए कि वो यहाँ पे बैठा रहे, या वो ऊपर जाए, या वो नीचे आए। मंकी को अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि मंकी नीचे आए, यहीं बैठा रहे, या ऊपर जाए। क्या करना चाहिए? जैसे ये बुलेट फायर करेगी तो इसको क्या करना चाहिए, मंकी को क्या करना चाहिए? देखो, अगर हमें पता है कि भाई ये पायल जब बुलेट फायर करेगी तो बुलेट कुछ ऐसे ऊपर की तरफ, ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट होगी, पहले तो ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट होगी, और उसके बाद वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे यहाँ पे टारगेट को, यहाँ उसका टारगेट होगा। तो अगर मंकी डर के मारे गन की बुलेट की आवाज सुन के अगर नीचे आने की कोशिश करता है, और बाय चांस लक बहुत खराब हुआ, जिस टाइम पे बुलेट यहाँ आई उसी टाइम पे ये भी अगर वहां नीचे आ गया, तो मंकी थक गया,
ठीक है। सो यहाँ पे मंकी के पास एक ही तरीका है कि वो पंगा ना ले, वो यहीं पे बैठा रहे, ऊपर जाएगा फिसल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चुपचाप रेस्ट में बैठा रहे। तो अब मामला ऐसा क्यों हुआ कि ये बुलेट नीचे आ रही है और मंकी वहीं पे बैठा हुआ है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मंकी को? इसके पीछे की फिजिक्स देखो। मंकी के ऊपर भी जो ग्रेविटी है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। बुलेट के ऊपर भी जो ग्रेविटी है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू जी। ठीक है, दोनों के ऊपर ग्रेविटी सेम है, दोनों के ऊपर ग्रेविटी सेम है। तो अगर मंकी सेम ग्रेविटी से नीचे आता है, बुलेट भी सेम ग्रेविटी से नीचे आती है, तो चांसेस है उनके यहाँ पे आपस में मिलने के, क्योंकि सेम ग्रेविटी है उनके ऊपर। अगर वो पेड़ से फिसल के आता है तो वो सेम ग्रेविटी से आएगा जिस ग्रेविटी से ऑलमोस्ट बुलेट आ रही है, तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं वो बुलेट उसको लग सकती है। तो ये ग्रेविटी क्योंकि सेम होने के कारण अब मंकी को यहाँ से स्टॉप करना है, अपने आप को रुकना है। मंकी यहाँ पे रुका रहेगा तो बच जाएगा, अदरवाइज ग्रेविटी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, सो ये तो थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस अबाउट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट। अब हमें प्रोजेक्शन करना है सर्टेन हाइट से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट। जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से कोई चीज प्रोजेक्ट करनी है, राइट? सो लेट अस टेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हमने कोई बिल्डिंग की हाइट थी एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h। ये बिल्डिंग की हाइट को हमने लिया h, राइट? और यहाँ पे टॉप पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल पड़ी है। अब उस बॉल को हमने u वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, राइट? और यहाँ पे हम इसको कंपोनेंट में अगर ब्रेक करें तो हमें पता है हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे। एक हमारे पास होगा ये एंगल थीटा है, राइट? सो दो कंपोनेंट में हम उसको u को रिजोल्व करेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, राइट? और फाइनली हमें पता है कि ये जो बॉल होगी ये एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगी एंड देन फाइनली इट विल हिट द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड को हिट करेगी। तो फाइनली हमारी बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। ठीक है, सो अब इस केस के अंदर हमें सारी चीजें निकालनी है। अब हमें ये निकालना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। सो पहले हमें निकालना है कि इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेकंड इसमें हमें फाइंड आउट करनी है रेंज क्या होगी। ठीक है, और हाइट कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। एच मैक्स कितनी होगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को मान लेते हैं कैपिटल टी, ये निकालना है हमें। ठीक है, कैपिटल टी कैलकुलेट करना है। कैपिटल टी कैलकुलेट करना है, रेंज में आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है और ये तो एच मैक्स यहाँ पे गिवन है। सो टी निकालना है सबसे पहले। सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूज होती है जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो।
तो यहाँ पे हमें पता है कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो फिक्स है, राइट। तो हम ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, h, ठीक है ना। s की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे, h, तो ये h आ गया। अब u की जगह u साइन थीटा, u की जगह u साइन थीटा। अब जब ऊपर फेंकते थे, अब ये तो नीचे आ रही है ना, देखो बिल्डिंग की हाइट से नीचे आ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट है u साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस u साइन थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट जो प्लस u साइन थीटा ऊपर की तरफ है, एक्चुअल में इससे बॉल, ये बॉल को ऊपर नहीं ले जा रहा है, ये बॉल को नीचे लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जो u साइन थीटा है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो ये आ गया माइनस u साइन थीटा, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है, राइट। समझ में आ रहा है। तो जो कंपोनेंट है वो प्लस u साइन थीटा तब होता है जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, और अल्टीमेटली चीज ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। यहाँ तो छत से नीचे आ रही है, थोड़ी सी ऊपर गई, देन फाइनली तो नीचे ही आ रही है, ग्राउंड पे जा रही है, छत से नीचे। तो यहाँ पे u साइन थीटा की जगह आ जाएगा माइनस u साइन थीटा, ठीक है बच्चों। और a की जगह आ जाएगा यहाँ पे प्लस g, क्योंकि देखो g भी नीचे की तरफ है और बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे पहले हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में a की जगह माइनस g लिया था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में a की जगह माइनस g लिया था, यहाँ पे a की जगह प्लस g आएगा, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, g भी नीचे की तरफ है, बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, सो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। सो ये आ गया प्लस हाफ, और ये t साथ में बच्चों, ये t की जगह आ जाएगा यहाँ पे t, ये मैं लिखना भूल गया, ये t तो साथ में आएगा, और ये आ गया प्लस g, और ये आ गया t स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। सो सोल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, we will get the value of t। सो यहां से हमें t मिल जाएगा, राइट। सो यहां पे हमने t कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड हमें निकालना है रेंज। तो रेंज क्या चीज है, बेसिकली रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेकंड इज रेंज, फर्स्ट निकाला हमने। सो रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम क्या काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, u cos थीटा, और टाइम आ गया t। सो यहां से टाइम की वैल्यू यहां पे प्लेस करके वी कैन फाइंड आउट द रेंज। तो यहां से रेंज भी निकाल सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर हम बात करते हैं अब कुछ स्पेशल केसेस की, स्पेशल केस। सो लेट मी टेक द फर्स्ट स्पेशल केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस के अंदर अब मान लिया कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट गिवन है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये h हाइट बिल्डिंग की गिवन है, और यहां से हमने एक बॉल को u वेलोसिटी से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फेंक दिया। अब वो किसी थीटा पे प्रोजेक्ट नहीं हुई, अब वो डायरेक्टली u वेलोसिटी से उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फेंक दिया। सो अब बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा और रेंज क्या रहेगी। सो इस केस के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा और रेंज क्या रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको रब करता हूं और उसके बाद हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे कि अब किसी थीटा पे प्रोजेक्ट नहीं करना है, अब उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थ्रो करना है, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो उस केस के अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, सो लेट मी टेक दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक बिल्डिंग को लिया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने ली, ये h हाइट की बिल्डिंग है, और यहां से अब हम एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। सो अब निकालना है फाइंड
नंबर 1 हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट t, और सेकंड इसमें हम कैलकुलेट करेंगे रेंज। सेकंड इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो हमें पता है कि अल्टीमेटली इसमें भी एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस करना है, एंड देन फाइनली ये भी फाइनली ग्राउंड पे यहाँ पे कहीं आके बॉल ऐसे हिट करेगा। अल्टीमेटली हमारी बॉल ने कहीं यहाँ पे आके हिट करना है। ठीक है, तो अब थीटा 0 हो गया। सो थीटा 0 होने के कारण थीटा इज इक्वल टू 0, तो u cos थीटा क्या हो गया, cos 0 1, तो u cos थीटा क्या हो गया u। ठीक है, और u sin थीटा क्या हो गया, u sin थीटा sin 0 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब कोई वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, राइट। सो अब बॉल जो नीचे आ रही है वो हॉरिजॉन्टल फेंकी है, और बाकी हमें पता ही है हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी है, हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसके कारण वो नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे भी यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन S is equal to ut plus half at square, S is equal to ut plus half at square। तो ये तो हम यहाँ पे h रखेंगे इसको, और ये तो सिर्फ ये तो 0 ही हो गया पूरा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, u sin थीटा आएगा, नीचे की तरफ आ रही है ना, u sin थीटा इंटू t करेंगे प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे करेंगे, तो ये u sin थीटा ये वाला पूरा कंपोनेंट हो गया 0। ठीक है, ये पूरी चीज होगी 0, क्योंकि u sin थीटा है 0, तो ये 0 होने के कारण क्या बचा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकाल लेंगे, so t square is equal to 2h upon g, so t is equal to root 2h upon g। so this is the time of flight, कितने टाइम में वो नीचे आएगी। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट मान लिया गिवन है, 100 मीटर की बिल्डिंग है, 100 मीटर की बिल्डिंग है, g is equal to हमारे पास मान लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट t is equal to root 2 into 100 divided by 10, so this becomes t is equal to root 20 second, so it can also be written as 2 root 5 second। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा इतना हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालनी है रेंज। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है t, तो r इज इक्वल टू u, t निकाल चुके हैं, t कितना देगा रूट 2h अपॉन g। so this is called the range of the projectile। ठीक है बच्चों, so this is the whole discussion about the projectile motion। So from tomorrow we will start our new topic, Newton's law of motion। That's all for today।